हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आज हम इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडक्शन मोटर क्या होती है, साथ में ही इंडक्शन मोटर क्यों कहते हैं और इसके टाइप्स को देखेंगे कि इंडक्शन मोटर जो होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, फेस वुंड का दूसरा नाम होता है स्लिप रिंग। तो फेस वुंड या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसको हम देखेंगे। साथ में देखेंगे कि जो इसकी रोटर और स्टेटर यानी इसकी इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट। सबसे पहले कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो एसी मोटर होती है, डीसी मोटर। यानी एसी मोटर क्या होती है या डीसी मोटर क्या होती है वो हम देखते हैं। तो एसी मोटर यानी विच मोटर्स आर ऑपरेट ऑन एसी सप्लाई, यानी वो मोटर जो एसी सप्लाई पर ऑपरेट होती है वो एसी मोटर कहलाती है, चाहे वो सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, उसे हम एसी मोटर कहेंगे। तो जो इंडक्शन मोटर होती है वो एसी मोटर ही होती है। देखो यहाँ पे शो कर रखा है, एसी मोटर को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एंड 3 फेस इंडक्शन मोटर। अभी जो मोटर है वो एक्चुअली रन कैसे करती है, तो जो मोटर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या करती है मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो सबसे पहले कि इंडक्शन जो मोटर होती है उसे हम इंडक्शन मोटर कहते क्यों है, क्या रीजन है। तो जो इंडक्शन मोटर है वो एज ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह ही होती है। हमने ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से पढ़ा था। यहाँ देखिए, यहाँ ट्रांसफार्मर का डायग्राम दिख रहा है आपको। यह प्राइमरी वाइंडिंग जहाँ पर हम एसी सप्लाई देंगे, यह सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर हमारा लोड कनेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं। सप्लाई कहाँ दे रखी है, प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं हम। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण प्राइमरी में जब हम सप्लाई देते हैं तो इस प्राइमरी में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुए हैं तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होते हैं। तो म्यूचुअल प्राइमरी के कारण सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसी प्रिंसिपल पर हमारी इंडक्शन मोटर वर्क करती है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, रोटर पे कोई सप्लाई नहीं देते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडक्शन मोटर में रोटर में कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती है। सप्लाई किस पे देते हैं, स्टेटर पे। देखिए यहाँ पर ये हमारा आउटर फेस है इंडक्शन मोटर का और ये इनर पार्ट है जिसको हम स्टेटर कहते हैं। स्टेटर पर ये वाइंडिंग लगी हुई होती है, 3 फेस वाइंडिंग, और इसी पे हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और इस ईएमएफ की वजह से ये हमारा जो रोटर होता है ये रोटेट करने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं, रोटर में कोई सप्लाई नहीं देते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यानी इंडक्शन के कारण हमारा रोटेट मूव होता है। इसलिए इंडक्शन मोटर को हम इंडक्शन मोटर कहते हैं, इसे हम कंडक्शन मोटर नहीं कहते हैं। ये क्या होता है, इंडक्शन मोटर कहलाती है ड्यू टू इट बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। और डीसी मोटर में क्या होता है, डीसी मोटर में हम सप्लाई किस पर देते हैं, आर्मेचर पर। आर्मेचर क्या है, एक रोटेटिंग पार्ट है। किसके थ्रू, ब्रश और कम्यूटेटर के थ्रू हम आर्मेचर पर इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं। यानी कंडक्ट किसके थ्रू होता है, आर्मेचर पर सप्लाई देने के कारण ये कंडक्ट होता है। इसमें स्टेटर पर सप्लाई नहीं दी जाती है, जबकि इंडक्शन मोटर में किससे सप्लाई दे रहे हैं, हम स्टेटर पर सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जो डीसी मोटर होती है वो इलेक्ट्रिक पावर इज कंडक्ट डायरेक्ट टू द आर्मेचर थ्रू ब्रश एंड कम्यूटेटर। दैट्स व्हाई ए डीसी मोटर कॉल्ड ए कंडक्शन मोटर। इसलिए डीसी मोटर को क्या बोलते हैं, हम कंडक्शन मोटर बोलते हैं, क्योंकि ये कंडक्ट हो रही है आर्मेचर पर सप्लाई देने के कारण। ओके, अब जो डीसी इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर को भी हमने देखा, ये क्या है, इंडक्शन मोटर क्यों कहते हैं, और ये किस पे बेस्ड है, ये रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहलाती है। देखो रोटेटिंग ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो मूव नहीं करती। इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग मीन्स यहाँ पे जो रोटर लगा हुआ है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो ये रोटेट होता है। प्राइमरी वाइंडिंग तो स्टेशनरी है, ये जो स्टेटर है वो तो स्टेशनरी है, तो ये तो मूव नहीं कर रहा है। बट तो सेकेंडरी जो है, यहाँ जो रोटर लगा हुआ होता है वो मूव करता है। इसलिए इंडक्शन मोटर को हम एक रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंडक्शन मोटर जो होती है वो सिंगल एक्साइटेड एसी मोटर होती है। सिंगल एक्साइटेड का मीन्स ये है कि यहाँ पर हम स्टेटर में ही सप्लाई देते हैं, रोटर पे कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती है।
इसलिए इंडक्शन मोटर को सिंगली एक्साइटेड एसी मोटर कह देते हैं। यानी ये सेल्फ स्टार्ट मोटर है, इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाकर स्टार्ट करने की नीड नहीं होती है। जबकि जो सिंक्रोनस मोटर है वो भी एक ऐसी मोटर ही है, बट वो क्या होती है, डबली एक्साइटेड एसी मोटर होती है। क्या होती है, डबली एक्साइटेड। ये तो इंडक्शन मोटर तो सिंगली एक्साइटेड है, वो है डबली एक्साइटेड। डबली एक्साइटेड का मीन्स ये है कि वहां पे स्टेटर में भी सप्लाई देनी होती है और रोटर में भी उसमें सप्लाई देते हैं। इसलिए सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड एसी मोटर बोलते हैं। उसके रोटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं, स्टेटर में हम एसी सप्लाई देते हैं और रोटर पर हम डीसी सप्लाई देते हैं एक्साइटेड करने के लिए। तो ये आप ध्यान रखना कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो सिंगली एक्साइटेड होती है, वहां पर सिर्फ स्टेटर में ही सप्लाई देते हैं, रोटर में कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें हम इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर के मेन जो पार्ट्स होते हैं वो स्टेटर और रोटर होता है। स्टेटर जो है वो स्टेशनरी पार्ट है और रोटर जो है वो रोटेटिंग पार्ट है। यहाँ दिख रहा है डायग्राम में कि ये जो है ये इंडक्शन मोटर का स्टेटर पार्ट है जो कि स्टेशनरी रहता है, और ये रोटेटिंग पार्ट है जो कि क्या करता है, रोटेट होता है। जो हमें अभी हमने देखा था कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसके स्टेटर में ही हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, रोटर में हम कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं। तो ये यहाँ पे जो ब्लू दिख रहा है ये इंडक्शन मोटर का आउटर फ्रेम होता है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। और ये क्या करता है, हमारे स्टेटर रोटर वाइंडिंग को बाहर के वातावरण से यानी बाहरी एनवायरनमेंट से क्या करता है, बचाता है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेटर की कोर है जो थिन नंबर ऑफ स्टैंपिंग से मिलके बनी होती है, पतली पतली शीट्स होती है जिनकी जो थिकनेस होती है 0.3 mm to 0.5 mm होती है। और ये जो होती है कोर, इसको हम सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं और उस पर लेमिनेशन करा हुआ रहता है। क्या करा हुआ रहता है, इस पे लेमिनेशन करा हुआ रहता है। तो लेमिनेशन हम क्यों करते हैं, इसका मेन पर्पज है जो इसमें उत्पन्न होने वाला जो एडी करंट है, उसको हम रिड्यूस कर सके। यानी इसमें जो लॉसेस उत्पन्न होते हैं ड्यू टू एडी करंट, उसे हम रिड्यूस कर सके, इसलिए इस पर लेमिनेशन किया जाता है। और इसी पर हम क्या करते हैं, देखिए आप ये दिख रहे हैं, ये स्लोट्स कटे हुए होते हैं, इसको भी हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये कास्ट है, यहाँ पर ये टर्मिनल बॉक्स लगा हुआ है, ये की बात है। यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स लगा हुआ होता है, इस पर हम 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर को, वाइंडिंग को। और यहाँ पर ये इनर पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर ये स्लोट्स कटे हुए रहते हैं। The invention of induction. तो यहाँ देखते हैं, देखिए ये हमारा आउटर सरफेस है, यानी इसको फ्रेम है जो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। ये रोटर है, ये शाफ्ट है। ये हम किसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इनर पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर कि जो स्टेटर है उसका अंदर से कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। ये रोटर है, ये रोटर बार लगे हुए हैं, रोटेटिंग पार्ट है। ये स्टेटर की वाइंडिंग है, 3 फेज वाइंडिंग। देखिए जो ये स्टेटर है, अभी हमने देखा था पहले कि स्टेटर है ये किससे बना हुआ होता है, ये स्टैंपिंग से बना हुआ होता है। कितने पतले पतले शीट से बना हुआ होता है। ये शीट जो होती है इस पर हम लेमिनेशन करते हैं। ये सेम है ट्रांसफार्मर की जो कोर बनाते हैं उसके जैसा ही है ये। और यहाँ पर देखिए ये स्लोट्स कटे हुए हैं, इन स्लोट्स पर ही हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। अब जो स्टेटर है वो जो वाइंडिंग है वो किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे स्लोट्स कट करे हुए हैं, ये स्टेटर है, स्टेटर पर हमने वाइंडिंग करी भी है। तो ये जो वाइंडिंग करते हैं वो कैसी होती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है। और इन वाइंडिंग के बीच में, हर एक वाइंडिंग के बीच में 3 फेज वाइंडिंग, 3 फेज के मीन्स इन तीनों के बीच में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट रहते हैं, यानी एक दूसरे के बीच में 120 डिग्री का एंगल रहता है। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग होती है या तो स्टार में कनेक्ट होती है या फिर डेल्टा में कनेक्ट होती है। तो मोस्टली इसे हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। तो डेल्टा में कनेक्ट करने का इसका रीजन ये है कि डेल्टा में कनेक्ट करने से जो हमारे इसमें फ्रीक्वेंसी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इवन जो फ्रीक्वेंसी हार्मोन्स है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
इवन फ्रीक्वेंसी हार्मोन्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ में डेल्टा में करने की वजह से इसकी क्या कंडक्टर की जो साइज है वो भी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? जब यहाँ पर सपोज करो 100 एम्पियर करंट आ रहा है, 100 एम्पियर करंट आ रहा है, यानी लाइन करंट यहाँ पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं लाइन करंट वो 100 एम्पियर है। तो अगर हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो हमें डेल्टा पता है कि जो फेस करंट होता है वो लाइन करंट का √3 होता है। ठीक है, √3 से उसको हम डिवाइड करते हैं। तो यानी ये लाइन करंट 100 है, उसको डिवाइड किया √3 से, यानी √3 का मीन्स होता है 1.73। तो यहाँ पर आएगा हमारे 57 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे जो करंट जाएगी कितनी जाएगी? 57। और अगर हम स्टार में कनेक्ट करते हैं तो कितनी जाती है? 100 एम्पियर। कितनी हो गई? 57 हो गई, यानी अप्रोक्सी आधी हो गई वो। तो यहाँ पे इसकी अगर करंट कम है तो यहाँ कंडक्टर है यानी जो वाइंडिंग है उनके वायर की जो मोटाई है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर वो कम हो गई तो यानी कंडक्टर की साइज रिड्यूस हो रही है तो क्या हो जाएगी? मोटर की जो साइज है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, जो इंडक्शन मोटर है इसका ये है कि जो स्लोट कटे हुए होते हैं वो सेमी क्लोज स्लोट होते हैं। कैसे स्लोट होते हैं? सेमी क्लोज स्लोट होते हैं। तो हम ये सेमी क्लोज स्लोट ही क्यों लेते हैं? हम इसमें ओपन स्लोट क्यों नहीं लेते हैं या क्लोज स्लोट क्यों नहीं लेते हैं? तो उसका मेन रीजन ये है कि जो ओपन स्लोट होता है वैसे तो उसमें वाइंडिंग करना इजी रहता है, मेंटेनेंस भी इजी रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो एयर गैप होता है स्टेटर और रोटर के बीच में, यानी यहाँ देखिए ये स्टेटर है और यहाँ जो रोटर लगाया हुआ होगा ना उसके बीच में अगर ओपन रखेंगे तो ये वाइंडिंग नीचे आ सकती है, तो इसका वायर वगैरह रोटर को टच कर सकता है। तो ये क्या करते हैं, रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप ज्यादा रखना पड़ता है। अगर एयर गैप ज्यादा रखेंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो होती है उसकी नीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यानी यहाँ जो स्टेटर देखो इतना पास में है, यहाँ पर इसको हमें दूर रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से वाइंडिंग निकल सकती है, ओपन होएगा तो टच कर सकती है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो रोटर को दूर करेंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट की नीड ज्यादा होगी, तो पावर फैक्टर क्या होगा? रिड्यूस होगा। और ओपन स्लॉट के कारण क्या होगा? फ्लक्स लीकेज तो कम होते हैं, यानी लीकेज रिएक्टेंस तो कम होता है, वो मशीन के लिए अच्छा है, लेकिन क्या होता है मैग्नेटाइजिंग करंट की नीड होती है वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए उसे हम प्रेफर नहीं करते। तो क्लोज स्लॉट में क्या हो रहा है कि क्लोज अगर इसको हम पूरा बंद कर दें, यानी पूरा बंद कर दे तो वाइंडिंग करना वो भी टफ हो जाएगा, मेंटेनेंस करना भी टफ हो जाएगा। स्टेटर और रोटर के बीच अब जैसे वाइंडिंग पूरी बंद है, यहाँ से ये पूरा बंद है तो यहाँ से वाइंडिंग इसको टच नहीं करेगी, तो इसको हम पास में लगा सकते हैं रोटर को, और भी ज्यादा इसके पास में, तो एयर गैप कम हो जाएगा। एयर गैप कम होता है तो मैग्नेटाइजिंग करंट की नीड तो कम हो जाएगी, यानी एयर के जो मैग्नेटाइजिंग करंट उसकी डिमांड है वो कम हो जाएगी। बट क्या होगा, जो फ्लक्स होता है जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है इस वाइंडिंग के अंदर हम सप्लाई देते हैं, यहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा अगर ये स्लॉट पूरा बंद है तो हमें पता है कि जो रिलक्टेंस होता है वो क्या होता है, आयरन का रिलेक्टेंस बहुत कम होता है। रिलेक्टेंस मतलब विरोध करने वाला, किसका विरोध? फ्लक्स का विरोध करने वाला। बल्कि एयर में आयरन की कंपेयर में ज्यादा रिलेक्टेंस होता है, यानी एयर ज्यादा विरोध करती है फ्लक्स का रोटर तक आने में। तो ये अगर ये पूरा बंद है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्लक्स यहाँ जो प्रोड्यूस होगा वो ज्यादातर क्या होगा, इसी स्लोट्स के अंदर ही घूमता रहेगा, रोटर तक बाद में पहुंचेगा या वो ज्यादा सप्लाई देने पर पहुंचेगा। यहाँ पे ज्यादा फ्लक्स का लीकेज होगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम इंडक्शन मोटर में सेमी क्लोज स्लॉट यूज करते हैं ताकि मैग्नेटाइजिंग करंट और फ्लक्स लीकेज जो होता है उसको मेंटेन किया जा सके। इसलिए हम इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, सेमी स्लॉट्स या सेमी क्लोज स्लॉट यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो हम सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें हम ओपन स्लॉट यूज करते हैं। कौन से यूज करते हैं? ओपन स्लॉट्स। जबकि इसमें इंडक्शन मोटर में कौन सी यूज करते हैं? सेमी क्लोज स्लॉट। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या? जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो सिंगली एक्साइटेड होती है, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? डबली एक्साइटेड होती है। दूसरा कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें सेमी क्लोज स्लॉट लगाते हैं, जबकि सिंक्रोनस मोटर में ओपन स्लॉट्स यूज करते हैं। तीसरा, ये सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से रन करती है, यानी सिंक्रोनस स्पीड पे वो दौड़ती है। इंडक्शन मोटर जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम पर रन करती है, सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम यानी पीछे रहती है इंडक्शन मोटर, इसलिए इसको एसिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं। इंडक्शन मोटर क्या बोलते हैं? एसिंक्रोनस मोटर भी बोला जाता है, बिकॉज ये सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा पीछे रन करती है। नेक्स्ट है हमारा रोटर। हमने स्टेटर की बात कर ली, अब हम बात करें रोटर की। तो इंडक्शन मोटर में जो रोटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्क्विरल केज रोटर, दूसरा होता है फेस वुंड रोटर। कहीं पे इसको वुंड रोटर भी लिखा हुआ है तो कहीं पे इसको स्लिप रिंग रोटर भी लिखा हुआ है। तो स्लिप रिंग और वुंड रोटर एक ही चीज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमने इसको डिवाइड भी कर रखा है रोटर को, यहाँ से भी हम समझ सकते हैं इसको।
देखिए यहाँ पे रोटर है, रोटर स्क्वायर केज रोटर और फेस वुंड रोटर, इसको हम स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्विरल केज रोटर की। तो यहाँ देखिए ये हमारा स्टेटर है और उसके बीच में जो रखा हुआ है यह है स्क्विरल केज रोटर। तो जो स्क्विरल केज रोटर होता है इसका नाम स्क्विरल केज इसलिए रखा गया है क्योंकि ये स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, केज मीन्स पिंजरा, यानी गिलहरी के पिंजरे के समान ही होता है, इसलिए इसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं या स्क्विरल केज रोटर कहते हैं। ठीक है, तो स्क्विरल केज रोटर, अगर जिस इंडक्शन मोटर में स्क्विरल केज रोटर रखेंगे तो उसे हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहेंगे। ठीक है, ये किसके जैसा होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसमें हम लेमिनेटेड, ठीक है, लेमिनेटेड सिलेंड्रिकल शेप होता है। इसके बार में हम कोई भी लेमिनेशन नहीं करते। देखिए ये जो पतले पतले दिख रहे हैं इसको बार बोलते हैं। ये बार जो बने हुए होते हैं ये एल्यूमिनियम या कॉपर दोनों की बने हुए हो सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों की बने हुए हो सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इन जो बार होते हैं इन बार की इधर दोनों तरफ हम इसको एंट्रिंग से शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इन कंडक्टर्स को, इन कंडक्टर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, किससे, इन एंट्रिंग से। ठीक है, और यहाँ पर एक शाफ्ट माउंटेन रहती है, जाके डायग्राम में दिख रही है। ठीक है, अब सबसे पहले बात ये आती है कि ये जो स्क्विरल केज में जो बार होते हैं, देखिए यहाँ पे हम उसको ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट एंड सीधे नहीं लगाते हैं, सीधे नहीं लगा के इनको कुछ तिरछा लगाते हैं, इसको हम स्क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रू। तो ये स्क्रू क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है। ठीक है, स्क्रू क्यों किया जाता है रोटर के बार को, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम उसको रोटर के स्लोट्स है उसमें जो रोटर के जो बार है उसको हम स्क्रू क्यों रखते हैं। तो इसका मेन रीजन ये है कि जो इंडक्शन मोटर में जो कॉगिंग इफेक्ट होता है यानी लॉकिंग टेंडेंसी, उसको हम कम कर सकते हैं। अब कॉगिंग क्या होता है, लॉकिंग टेंडेंसी क्या होता है, तो क्या होता है कि रोटर जो होता है इसमें ये स्टेटर है और ये रोटर है, तो रोटर को जब स्क्रू रखते हैं तो इसमें क्या होता है, रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप होता है वो पहले के कंपेयर में यूनिफॉर्म हो जाता है, पहले जितना था उससे ज्यादा यूनिफॉर्म हो जाता है। यूनिफॉर्म होने की वजह से मैग्नेटिक जो फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी यहाँ पे जो हम सप्लाई देने पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना था, ईएमएफ बना था, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना था, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म हो जाएगा, जिसके कारण स्टेटर और रोटर के बीच में मैग्नेटिक लॉक जिसे हम कॉगिंग करते हैं वो कम हो जाएगा। क्या होता है मैग्नेटिक लॉक, मतलब ये जो स्टेटर के जो टीथ है और रोटर की जो टीथ वो आपस में क्या हो जाएंगी, जकड़ जाएंगी यानी फंस जाएंगी, तो मोटर क्या होती है, रन नहीं कर पाती है, उसको ही हम कॉगिंग बोलते हैं। इसके कारण क्या होती है, एक हमिंग नॉइज प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, एक हमिंग नॉइज, जिसे हम मैग्नेटिक नॉइज भी बोलते हैं। हमिंग नॉइज यानी इस तरह की आवाज आना शुरू हो जाती है मोटर में, उसे हम हमिंग नॉइज कहते हैं। ठीक है, और दूसरा रीजन ये है कि अगर हम इसको जब हम इसको स्क्रू करते हैं, तिरछा करते हैं, तो इसके कारण से इनके रोटर की जो बार है, देखो एक तो आप बिल्कुल सीधा जाओगे, कहीं तिरछा जाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी यानी लेंथ बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता है कि लंबाई बढ़ने से यानी लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जाता है, देखो उसका फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए यानी एल यानी लंबाई बढ़ी तो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि लंबाई क्या हो रही है यानी लेंथ क्या हो रही है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे ही लेंथ बढ़ी, इसको स्क्रू किया, लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस के बढ़ने के कारण क्या होता है, जो टॉर्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, टॉर्क इंक्रीज होता है। यहाँ पे देखो टॉर्क का फॉर्मूला T प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स I2 यानी स्टेटर का तो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स किसमें होगा, स्टेटर में। I2 मतलब रोटर की करंट और cos ∅2 यानी रोटर का पावर फैक्टर। अब कैसे ये हो रहा है, टॉर्क कैसे बढ़ रहा है, कि जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है यहाँ पर, ये फ्लक्स है प्रोपोर्शनल टू स्टेटर ईएमएफ E1, यानी यहाँ पर जो स्टेटर के अंदर सप्लाई देने की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा ये उसकी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा R पे। ठीक है, तो ये तो कॉन्स्टेंट समझ लो। फिर I2 जो है, तो रोटर जिस रेट से स्टेटर फ्लक्स को काटता है उसी के अकॉर्डिंग उसमें करंट डेवलप होता है। जैसे ही यहाँ पर ये रोटर मूव करेगा तो ये इस फ्लक्स को कट करेगा, तो उस फ्लक्स की वजह से उसमें करंट उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये I2 जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तरह से फ्लक्स पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी ईएमएफ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम वोल्टेज तो कम ज्यादा कर नहीं सकते हैं, वोल्टेज जितना देंगे ज्यादा दे देंगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, लेकिन हम रेटेड वोल्टेज के ऊपर इसको जनरेट करते हैं, मतलब सप्लाई देते हैं, रेटेड वोल्टेज देते हैं यहाँ पर, तो फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जितनी रेट से ये कट करेगा तो ये I2 जो होगा ये भी एक तरह से कांस्टेंट होगा। अब बचे क्या, cos ∅2,
तो जो cos phi 2 मतलब पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। क्या होता है? एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। एक्टिव पावर अपर साइड में और एपरेंट पावर लोअर साइड में। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो जो रजिस्टिव लोड को ऑपरेट कराने के लिए एक्टिव पावर चाहिए। क्या चाहिए? रजिस्टिव लोड को ऑपरेट कराने के लिए एक्टिव पावर चाहिए। तो जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो एक्टिव पावर बढ़ता है। अब एक्टिव पावर बढ़ा तो क्या होगा? पावर फैक्टर बढ़ेगा, और पावर फैक्टर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा, यानी टॉर्क बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है? एक्टिव पावर रेजिस्टेंस पे बढ़ने से एक्टिव पावर बढ़ता है, एक्टिव पावर के बढ़ने से पावर फैक्टर बढ़ता है, और पावर फैक्टर की वजह से, कि पावर फैक्टर जैसे ही बढ़ा तो क्या हो जाएगा? टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिला के यह कहने का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस को बढ़ाकर हम टॉर्क को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? टॉर्क बढ़ जाता है, तो मोटर क्या होता है? इजीली रन कर पाती है। नेक्स्ट है हमारा रोटर, फेस वुंड रोटर, जिसे हम स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं। तो ये जो हमारा स्क्विरल केज रोटर था, इसको हम कुछ लिमिट में ही हम इसको तिरछा कर सकते हैं, हम स्क्रू कर सकते हैं। ठीक है, एक लिमिट्स में ही हम इसके टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो टॉर्क बढ़ाते हैं उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। अब फेस वुंड रोटर जो होता है उसका देखिए, फेस वुंड जो रोटर है, यहाँ पे देखिए इसका सर्किट डायग्राम, ये आउटर सरफेस है मोटर का। ठीक है, ये बना हुआ है स्टेटर, स्टेटर के स्लॉट्स बने हुए हैं जिस पर हम वाइंडिंग करते हैं। ये बीच वाला है रोटर, ये रोटर पे भी स्लॉट बने हुए हैं जिस पर हम वाइंडिंग करते हैं। यानी फेस वुंड जो रोटर है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये स्टेटर है, ये बीच में रोटर रखा हुआ है, और रोटर पे देखिए 3 फेस वाइंडिंग करी हुई है। यानी जो वुंड रोटर होता है उस पे रोटर पे भी वाइंडिंग होती है और स्टेटर पे भी वाइंडिंग होती है। देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे स्लिप रिंग लगी हुई होती है, ब्रशेज लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर रोटर पे भी वाइंडिंग होती है, 3 फेस वाइंडिंग, जबकि जो स्क्विरल केज है उसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती, उसमें सिर्फ ये बार होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ ये बार होते हैं। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ स्टेटर पे हमने 3 फेस वाइंडिंग लगा रखी है, आर वाई बी। इन तीनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल एंगल होगा वो कितना होगा? 120, यानी आर और वाई के बीच में भी 120, वाई और बी के बीच में भी 120, एंड बी और आर के बीच में भी 120 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो रोटर होता है, रोटर के बीच में भी हम जो सप्लाई करते हैं वो क्या होती है? 3 फेस सप्लाई होती है। वो उसमें भी सेम 120 डिग्री का इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में एंगल होता है। अब ये देखो यहाँ पे ये शाफ्ट है, और यहाँ से क्या करें, इन जो तीनों की वाइंडिंग है, देखो इन तीनों की जो वाइंडिंग, रोटर की जो वाइंडिंग है, रोटर की वाइंडिंग को हम स्लिप रिंग के थ्रू यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ से बाहर निकल रहे हैं 3 वायर स्लिप रिंग के थ्रू यहाँ पे बाहर लगाते हैं। यहाँ पे ब्रश लगी हुई है, ब्रश के थ्रू हम, देखिए यहाँ से ब्रश के थ्रू हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल रियोस्टेट यानी रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब जितना ज्यादा हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? टॉर्क बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टॉर्क बढ़ेगा। वो भी हमने देखा था कि टॉर्क कैसे इंप्रूव हुआ था, कि रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए एक्टिव पावर इंप्रूव होती है, एक्टिव पावर बढ़ते ही पावर फैक्टर बढ़ता है, और पावर फैक्टर बढ़ने से टॉर्क बढ़ता है। तो जब हम एक्सटर्नल इसमें रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जबकि जो स्क्विरल केज रोटर होता है इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। ये किसमें कर सकते हैं? स्लिप रिंग या वुंड रोटर में ही हम इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट क्या एक तरह से रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल होता है, इसको हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, एक्सटर्नल हम रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। जो वुंड रोटर होता है, तो देखिए इस पर हमने देखा कि ये रोटर है, यहाँ पे 3 फेस वाइंडिंग करी हुई है, और ये स्टार में होती है वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग से ब्रशेस कनेक्टेड है, तो ब्रशेस के थ्रू हम रियोस्टेट, वेरिएबल रियोस्टेट को हम कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको रियोस्टेट को कनेक्ट करने के कारण जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, और साथ में जो इसकी स्पीड होती है इंडक्शन मोटर की उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ड्यू टू। तो जो फेस वुंड जो रोटर होता है, स्लिप रिंग जो रोटर होता है, उसमें हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर। ये फेस वुंड या स्लिप रिंग रोटर में ही किया जा सकता है। जिस इंडक्शन मोटर में वुंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर लगा हुआ होता है उसको हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहते हैं, और जिस मोटर में स्क्विरल केज रोटर लगा हुआ होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो इंडक्शन मोटर की वर्किंग पर। थैंक यू।